स्ट्रेस की आ गई है। स्ट्रेस इज द रेशियो ऑफ फोर्स ओवर एरिया। स्ट्रेस इज रेशियो ऑफ टेंसाइल फोर्स अप्लाइड टू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ डिफॉर्म सॉलिड। माशाल्लाह, वेरी गुड अल्मा एंड आल्सो वेरी गुड आकिब। सो स्ट्रेस इज टेंसाइल फोर्स, बल्कि हम लिखते हैं रेशियो ऑफ, जैसे आप लोग बोल रहे हो यार मेरा पेन फंस रहा है पता नहीं क्यों। अच्छा, बाकी स्ट्रेन की भी बताएं, मैं जल्दी से डेफिनेशन लिख दूँ, पेन सही कर लूँ, पता नहीं क्यों फंस रहा है बार बार। फंसो नहीं भाई, पढ़ाना है हमें। Actually, so it is the ratio of tensile force applied to cross-sectional area of a deformed solid. ठीक है जी, and very good. Alma, strain is the ratio of change in length to original length of a deformed solid. Thank you very much. Ratio of tensile force, sorry, ratio of tensile force कहाँ से आ गया? Ratio of change in length to original length of a deformed solid. ठीक है जी, जैसा हमें अलमा ने बताया हमने वैसा ही लिख दिया। अच्छा जी, अब आ जाते हैं इस पे। दे हैव गिवन यू अ फोर्स एंड एक्सटेंशन ग्राफ। ठीक है जी, फोर्स है और यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है क्या चीज है, ये एक्सटेंशन है एक्स। ठीक है, एक्सटेंशन है एक्स एंड उन्होंने एक्सिस मेजर करके नहीं दी है। एक्सिस क्यों नहीं मार्क करके दी उन्होंने? एक्स क्या है, एक्स किस चीज में मेजर हो रहा है भाई, ये तो बताओ। ये एक्स जो है वो मिलीमीटर्स में है, पता नहीं यहाँ पे आया क्यों नहीं। दिस इज एक्स इन मिलीमीटर्स। अच्छा, अब आ जाते हैं, ये ग्राफ आपको दिया हुआ है। द वायर हैज क्रॉस सेक्शनल एरिया दिस मच एंड ओरिजिनल लेंथ दिस मच। डिस्क्राइब हाउ मेजरमेंट्स कैन बी टेकन टू डिटरमिन एक्यूरेटली द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर। तो कल हमने इसको सर्ज एक्सपेरिमेंट में डिस्कस किया था। एक वायर की आप जो है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसे निकालते हो, उसका मेथड क्या था, 3 मार्क्स का वो मेथड दिया हुआ है। तो व्हाट वाज दैट मेथड, कौन बताएगा? अनम्यूट करके भी बता सकते हैं, पूरी पूरी चैट में नहीं लिखना हो तो। लेकिन अगर किसी को चैट में ही लिखना है सिर्फ, तो वो हेड चैट में लिखें। Unmute and measuring diameter using micrometer and putting it in formula. ओके जी, अल्मा आपको मिलते हैं इसमें 2 मार्क्स। तीसरा जो पॉइंट लिखना बड़ा इंपॉर्टेंट है वो ये है, मेजर द डायमीटर एट 3 डिफरेंट पोजीशंस। ठीक है, ताकि फिर एवरेज ले सको डायमीटर की और फिर फॉर्मूला लगाओ। ठीक है, तो वो एक पॉइंट, उस पॉइंटर का एक मार्क है इधर। ठीक है जी, तो डोंट फॉरगेट दैट। सो मेजर the diameter of the wire at least 3 different points on the wire using a micrometer screw gauge. ठीक है जी, average the diameters and then calculate the area using area equals to pi d square upon 4. ठीक है जी, where d is diameter. सही है। सो इसमें 3 मार्क्स हैं। 3 मार्क्स किस किस चीज के हैं? एक मार्क ये इस चीज का है कि यू नो के विच मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आपको इस्तेमाल करना है। फिर दूसरा मार्क इस चीज का है कि एटलीस्ट 3 डिफरेंट पॉइंट्स पे आप कर रहे हो और फिर एवरेज ले रहे हो उसकी। और फिर जो है आपका फॉर्मूला का एक मार्क है। तो बेसिकली ये 3 मार्क्स इस तरह से आ रहे हैं। 3 मार्क्स दिए हुए, तो जब भी क्वेश्चन करने जाएंगे सॉल्व, तो वी विल सी के जितने पॉइंट्स होंगे उसके हिसाब से हमें जितने मार्क्स होंगे उसके हिसाब से हमें पॉइंट्स देने पड़ते हैं। ठीक है, अच्छा जी, फिर कहते हैं डिटरमिन द यंग मॉड्यूलस ई ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर। ठीक है जी, तो यंग मॉड्यूलस निकालना है।
अब आपको क्या पता है, आपको फोर्स पता है, कोई भी वैल्यू ऑफ फोर्स ले लो, आप एक्सटेंशन कोई सी भी ले लो, आपको क्रॉस सेक्शन एरिया पता है, आपको ओरिजिनल लेंथ पता है, तो हम आराम से कर लेते हैं, दैट इज प्रीटी इजी पीजी, उसका कोई मसला ही नहीं है। तो यंग मॉड्यूलस वाज एफ इंटू एल नॉट अपॉन ए, नहीं, हाँ, एफ इंटू एल नॉट अपॉन एरिया इंटू डेल्टा एल, यही था इसका फॉर्मूला, ठीक है। लेट मी ऑल्सो जस्ट चेक, मुझे याद नहीं रहता, अगर याद नहीं रहता तो ड्राइव करके देख लीजिएगा, ठीक है। जस्ट टू मेक दी वर्किंग फास्ट जो है वो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, कहाँ गया भाई यंग मॉड्यूलस, एफ इंटू एल नॉट अपॉन एरिया इंटू डेल्टा एल, ठीक है जी। अगर याद है अच्छी बात है, वरना स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन से बार बार ड्राइव करके देख ले, जल्दी हो जाएगा ड्राइव, लेकिन आई एम जस्ट ट्राइंग टू नॉट वेस्ट टाइम ओवर हियर। अच्छा, फोर्स क्या है, आई एम गोइंग टू टेक दिस वैल्यू ऑफ द फोर्स, ये वाली फोर्स लेते हैं, 4 न्यूटन पे हमारे पास एक्सटेंशन आती है 0.8 मिलीमीटर्स की, ठीक है जी। सो फोर्स आपके पास जो है वो 4 न्यूटन है, एल नॉट आपका क्या था, एल नॉट आपका जो था वो 2.5 था, ठीक है जी। सो 2.5 हम इधर प्लग इन कर देते हैं। तो एरिया क्या है आपका, एरिया भी आपको बताया था मेरे हिसाब से, तो 9.4 इंटू पावर माइनस 8 था, ठीक है जी। सो 9.4 इंटू 10 to the power -8, अच्छा जी। और डेल्टा एल क्या था, डेल्टा एल था 0.8 मिलीमीटर्स, सो दिस विल बी 0.8 into 10⁻³ वी कैन टेक एनी पॉइंट ऑन द ग्राफ, यस सलमा यू कैन टेक एनी पॉइंट ऑन द ग्राफ, ठीक है जी। या तो एक मेथड ये था, या तो एक मेथड कल मैंने आपको लीनियर लॉ करके बताया था, लीनियर लॉ से भी कर सकते हो इसको, ठीक है जी। सो फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ में इफ यू अप्लाई द लीनियर लॉ, ठीक है जी, तो आपको पता चलता है ग्रेडियंट क्या था, ग्रेडियंट इज ई ए अपॉन एल नॉट, ठीक है। ये हमने अभी किया है, आप ये भी कर सकते थे, एरिया एल नॉट की वैल्यू डालो उसकी जगह, एंड जो है वो ग्रेडियंट निकालो ग्राफ का यूजिंग y2 - y1 और फिर उसके बराबर कर दो, ठीक है। तो वो भी कर सकते हो, बोथ मेथड्स आर वैलिड एंड गुड, बट आई विल फील लाइक पर्सनली जो है वो ये जो लीनियर लॉ वाला जो इसमें एक एक सवाल के लिए करना अजाब बन जाएगा, तो वो नहीं भी लिखो नहीं भी करो तो दैट्स ओके, ठीक है। सो इसका आंसर क्या आ रहा है हमारे पास, 1.33 इंटू 10⁻11, यस यस अब्दुल्ला यू करेक्ट, 1.3 इंटू 10⁻11 बिल्कुल सही दिया है, 1.3 इंटू 10⁻11, 1.3 इंटू 10⁻11 लिख रहा हूँ, सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट, ठीक है, 2 सिग्निफिकेंट, ये 0.8 2 सिग्निफिकेंट। अच्छा, फोर्स स्टेशन ग्राफ का ग्रेडियंट इज इक्वल टू ए ए अपॉन एल नॉट, यस आकिब हमने कल डिस्कस किया था, ये लीनियर लॉ था ऑफ एफ एंड डेल्टा एल, आपको पता है ये वाला फॉर्मूला है, अगर आप इसमें से एफ को वाई एक्सिस पे प्लॉट करो और डेल्टा एल को एक्स पे करना चाहो तो ग्रेडियंट क्या आता है, ग्रेडियंट आता है ई ए अपॉन एल नॉट, ठीक है जी। तो ग्रेडियंट लेके यू कैन देन इक्वेट टू ई ए अपॉन एल नॉट, ठीक है। अगर इसमें कंफ्यूजन है तो कल वाली रिकॉर्डिंग देखो फिर। अच्छा जी, फिर आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट पे, they're asking you use figure 3.1 to calculate the increase in energy stored in the wire when the load is increased from 2 Newton to 4 Newton। तो इस ग्राफ की मदद से how can we work out the increase in the energy stored, एनर्जी किस तरह निकालेंगे इस ग्राफ से, एरिया अंडर दी कर्व, थैंक यू अल्मा, और हमें इंक्रीज निकालना है 2 न्यूटन से 4 न्यूटन के बीच में जो एनर्जी स्टोर में इंक्रीज आया है। सो 2 न्यूटन से 4 न्यूटन, वट एवर द एरिया ग्राफ, ये 2 न्यूटन से 4 न्यूटन तक आ रहा है, दैट मस्ट बी द इंक्रीज इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, इधर एग्जामिनर को दिखा देते हैं कि भाई हम एरिया अंडर दी ग्राफ इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है जी। सो एरिया विल इक्वल्स टू, अच्छा, एंड दिस इज अ ट्रेपीजियम, ठीक है जी, दो पैरेलल साइड्स है, ठीक है जी, और ये वाली जो हाइट होगी, मैं ये वाली जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बिटवीन दीज टू साइड्स, मैं इसको हाइट ले लूंगा, ठीक है जी। सो आपके पास एरिया हो जाएगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, ठीक है जी। अच्छा जी, नाउ हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या हो जाएगा, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, आपकी पैरेलल साइड्स क्या है, एक 2 लेंथ की है और एक जो है वो 4 की लेंथ की है, ठीक है। दोनों न्यूटन्स में है तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, 2 + 4 हो गया। आपकी हाइट कितनी है, आपकी हाइट जो है वो 0.4 से लेके 0.8 यानी 0.4 मिलीमीटर्स की हाइट है, तो इसको कन्वर्ट कर लीजिएगा 0.4 इंटू 10⁻³ So once you have done this, so you will get your increase in energy। कितनी आ रही है हमारे पास increase in energy, 1.2 into 10⁻³ ठीक है जी, 1.2 into 10⁻³ थैंक यू, 1.2 into 10⁻³। अच्छा जी, अब आ जाते हैं इस लास्ट सवाल पे, बड़ा अच्छा सवाल है। द वायर इन बी इज रिप्लेस्ड बाय अ न्यू वायर ऑफ द सेम मटेरियल
सेम मटेरियल का मतलब क्या था? अगर दो चीजों का मटेरियल सेम है तो डिफॉर्मेशन सॉलिड्स उनका क्या सेम होगा? सेम यंग मॉड्यूलस, थैंक यू, सो द ई इज सेम। ठीक है, द न्यू वायर हैज ट्वाइस द लेंथ, ठीक है जी, ट्वाइस द ओरिजिनल लेंथ है, एंड ट्वाइस द डायमीटर ऑफ द ओल्ड वायर। द न्यू वायर ऑल्सो obeys Hooke's law. On figure 3.1, sketch the variation with extension x of the load f for the new wire from x equals to 0 to x equals to 0.80 millimeters. ठीक है, अच्छा, तो पुराना वायर जो था, जो आपके पास जो आपका पुराना वायर था, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड वो पुराना वाला वायर क्या था। सो दी वायर 1, उसका जो यंग मॉड्यूलस था वो था E, ठीक है जी, उसका यंग मॉड्यूलस कहलाता था E। फिर उसके बाद उसकी जो लेंथ थी उसको मैं कह रहा हूं लेंथ L, उसका जो डायामीटर था मैं इसको कह रहा हूं डायामीटर D, और बाकी तो ऐसे सच हमें और कुछ पता की जरूरत नहीं। अच्छा, लेकिन ये जो वायर 2 है, ठीक है जी, वायर 2 में कुछ चीजें डिफरेंट है। ई तो सेम है, ई तो इसका वही है, ठीक है जी। लेंथ इसकी क्या है? अच्छा, ये एल नॉट, ठीक है, एल नॉट जो है इसका क्या है? इसका 2 टाइम्स एल नॉट है, यानी इसका जो एल नॉट था इसके 2 के बराबर है, और ट्वाइस द डायामीटर, तो इसका डायामीटर भी 2d है। अच्छा, ना फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझना है कि दिस न्यू वायर इज आल्सो ओबेइंग हुक्स लॉ, ठीक है जी। तो यानी उसका मतलब क्या हुआ कि जब जीरो की एक्सटेंशन होगी तो फोर्स उसकी जीरो ही होगी, राइट। सो जो नया वाला वायर होगा उसका भी 0 0 पे पॉइंट बनना है, राइट। वी जस्ट नीड टू वर्क आउट कि वो कौन सा एक और पॉइंट है स्ट्रेट लाइन पे जहां से ये मतलब उसको इस्तेमाल करते हुए हम एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे, right? So what I'm just going to do is I'm going to find out what is the force for an extension of 0.8 millimeters, for example. ठीक है, तो मैं 0.8 मिलीमीटर्स पे कितनी फोर्स आ रही है वो निकाल लूंगा। फॉर एग्जांपल वो ये आती है, एंड देन ऑल आई नीड टू डू इज आई नीड टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। क्यों? बिकॉज हुक्स लॉ ओबे कर रहा है, ठीक है जी। सो वी जस्ट गोइंग टू डू दैट। 0 0 वाला पॉइंट तो दोनों के लिए सेम होगा, बस ये जो एंड वाली फोर्स होगी 0.8 मिलीमीटर्स पे ये डिफरेंट होगी। अच्छा, ना फॉर दैट आपको जो है वो थोड़ा सा जो है वो करनी पड़ेगी वर्किंग। अच्छा, क्या वर्किंग करनी पड़ेगी? मैं यहाँ पे यंग मॉड्यूलस ले रहा हूँ। यंग मॉड्यूलस वाला इक्वेशन क्या थी? दैट वाज एफ इंटू एल नॉट अपॉन एरिया इंटू डेल्टा एल, राइट। अच्छा, नाउ इसका भी यंग मॉड्यूलस क्या है? इसका भी यंग मॉड्यूलस यही है, एफ इंटू एल नॉट। अच्छा, इसका भी यंग मॉड्यूलस ई ही है, ठीक है। नाउ हाउ यू वर्क दैट आउट? एफ वॉट एवर एफ, ठीक है जी, लेट्स से F2, इस वायर पे जो फोर्स F2 है वो। अच्छा, फिर इसकी ओरिजिनल लेंथ, तो इसकी ओरिजिनल लेंथ 2 टाइम्स L नॉट है, ठीक है जी। उसके बाद क्या है? उसके बाद इसका एरिया जो है वो हम देख लेते हैं, उसका एरिया और इसके एरिया में कितना फर्क आ रहा है थ्रू द फॉर्मूला, ठीक है जी, ताकि हम वो भी यहीं पे प्लग इन कर दें। सो द एरिया इज पाई डी स्क्वायर अपॉन 4, राइट। एक काम करते हैं यहाँ पे, बल्कि इसको इस तरह से लिखते हैं, ये एरिया 1 है, एंड एरिया 2 जो है ये हो जाएगा पाई 2d होल स्क्वायर अपॉन 4। सो दिस इज कमिंग आउट टू बी पाई डी स्क्वायर। थैंक यू आकिब, ठीक है। तो इफ यू सी एरिया 1 जो है, अब अगर देखोगे ये चीज क्या है? ये चीज एरिया 2 है, ठीक है जी। सो एरिया 1 इज बेसिकली एरिया 2 अपॉन 4, यानी एरिया 2 इज 4 टाइम्स एरिया 1, ठीक है जी। सो एरिया 2 इज 4 टाइम्स एरिया 1। तो एरिया 1 जो भी था, ये जो नेक्स्ट वाला जो नया वाला ये जो एरिया है ये 4 टाइम्स एरिया 1 है, ठीक है जी। एंड डेल्टा एल क्या है वो मैं निकालना चाह रहा हूं, वो डेल्टा एल 2 क्या आ रहा है, ठीक है जी। अब जरा इस बात को समझते हैं, हम डेल्टा एल किस पे निकालना चाह रहे हैं? हम 0.8 पे निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू टेक दिस डेल्टा एल एज 0.8 दोनों जगह, ठीक है जी। हम ये जो है वो ये कर लेते हैं कि हम इनको दोनों जगह 0.8 मिलीमीटर ले लेते हैं। सो ये एक काम करते हैं, 0.8 अगर ले रहे हो, ठीक है, सबको ये बात समझ, 0.8 ले रहा हूं तो मैं 0.8 को कह रहा हूं 0.8 जो है वो डेल्टा एल है, ठीक है। और मैं वही 0.8 अज्यूम कर रहा हूं यहां पे भी कि मैं उसी एक्सटेंशन में निकालना चाह रहा हूं। तो अगर मैं उस 0.8 को डेल्टा एल बोल रहा हूं तो वो यहां पे भी डेल्टा एल ही कहलाएगा, ठीक है जी। सो डेल्टा एल इज बेसिकली 0.8, सही है। अच्छा, बड़े मजे की बात ये देखोगे कि वायर 1 का यंग मॉड्यूलस ई था, वायर 2 का यंग मॉड्यूलस भी ई था, तो आई एम जस्ट गोइंग टू इक्वेट बोथ ऑफ दीज थिंग्स, राइट। सो के दोनों ई है, तो मैं इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकता हूं। एफ इंटू एल नॉट अपॉन एरिया 1 into delta L will equals to F2 into 2L naught upon 4 area 1 into delta L.
right? Okay, now look at this. L not cancel, delta L cancel, area 1 cancel, F आती है किसके बराबर, F2, 2/4 है, तो ये 2/4 भी इधर काट लेते हैं, ये 1 बच जाएगा, ये 2 बच जाएगा, सो F2 आएगी अपॉन 2, ठीक है जी। और बेसिकली आपकी जो F2 है दैट इज 2 टाइम्स F, F2 विल बी 2 टाइम्स F, यानी जो आपको यहाँ पे 0.8 मिलीमीटर पे जो फोर्स मिला करती थी उसका 2 टाइम्स अब आपको F2 मिलेगी, यानी दूसरा वाला जो वायर है वो आपको 2 टाइम्स दैट फोर्स देगा। सो एट द सेम एक्सटेंशन ऑफ 0.8 आई एम सपोज टू बी गेटिंग एन 8 न्यूटन्स ऑफ फोर्स। सबको समझ में आई है वर्किंग? डिड एवरीवन अंडरस्टैंड? Now, this is what I call a comparison question. This is called a comparison question. ठीक है जी। ये तो P2 में इनकी प्रोबेबिलिटी या इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत कम होती है, P1 में ये दबा के आते हैं, ठीक है। मतलब समझो कि 3 से 4 सवाल ऐसे कंपैरिजन होंगे, मे बी फ्रॉम डिफॉर्मेशन, मे बी फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी, मे बी फ्रॉम काइनेमैटिक्स, मे बी फ्रॉम समवेयर एल्स, ठीक है। मैंने काइनेमैटिक्स में भी ऐसा एक सवाल करवाया था कंपैरिजन वाला। देखो होता क्या है इन कंपैरिजन सवाल में, इनमें ये होता है कि पहले एक केस सिनेरियो बताया होगा कि पहले वाला एक केस सिनेरियो था, इसमें देखो हमारा पहले वाला केस सिनेरियो वायर 1 था, एंड देन देयर वाज अनदर केस सिनेरियो वायर 2। वायर 1 के लिए हमने एक डिफाइनिंग इक्वेशन बनाई और हमने वायर 2 के लिए भी वैसे ही यूज करते हुए एक डिफाइनिंग इक्वेशन बनाई, बट यूजिंग द वेरिएबल्स जो उन्होंने हमें बताए हुए थे। उन्हें बताया 2 टाइम्स L नॉट था, ये 2 टाइम्स डायमीटर था, तो कर कर आके हमने फिर वो सब किया एंड देन आई जस्ट इक्वेटेड देम। इस केस में तो इक्वेट हो गए, ठीक है। या फिर अगर यहाँ पे देखना चाहते, इसको अगर डिफरेंट तरीके से देखना चाहते, तो ये जो E को देखो, ये क्या आ रहा है, ये F2 इंटू बेसिकली L नॉट और अपॉन एरिया 1 इंटू डेल्टा L, और ये 2/4 अगर मैं अलग कर दूं तो ये हाफ आता है, ठीक है। सो बेसिकली अगर वो आपसे अगर आपको देखना है इधर, तो अच्छा खैर ये तो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। नहीं, इसको इस तरह से ही देखोगे, इसको इस तरीके से अगर देखो कि अगर तुम फोर्स को सब्जेक्ट बना लोगे, फोर्स को सब्जेक्ट बना लो, तो क्या आ रहा है, एरिया 1 इंटू ई इंटू डेल्टा एल अपॉन एल नॉट। और इधर अगर फोर्स 2 को सब्जेक्ट बना लोगे तो वो क्या आ रहा है, वो आ रही है ई इंटू एरिया 1 इंटू डेल्टा एल अपॉन एल नॉट, ठीक है जी। और ये 4 भी ऊपर जा रहा है, तो 4 ऊपर और 2 नीचे, तो ये इस तरीके से, एंड देन ये 4 और 2 कैंसिल करके ये। अच्छा अब ये देखो, ये चीज क्या थी, ये चीज तो फोर्स 1 है, तो F2 इज बेसिकली फोर्स इनटू 2। सो इधर से भी आ सकता है। वी डिड दिस क्वेश्चन इन काइनेमैटिक्स वेल। ये क्या कहलाता है आपका, ये कहलाता है आपका कंपैरिजन क्वेश्चन। इसमें आपको क्या देखना होता है, यू जस्ट वांट टू बी सीइंग पहला वाला केस सिनेरियो, दूसरा वाला केस सिनेरियो, दोनों को अपनी डिफाइनिंग इक्वेशंस में लेके आओगे, जो चीजें सेम होगी सेम रखोगे, जो चीजें डिफरेंट है लेकिन उन्हीं वेरिएबल्स में डिफाइंड है उनको वैसे वैसे डिस्क्राइब करते जाओगे, फिर जिस तरह से उनको लिंक कर सकते हो। या तो हो सकता था यहाँ पे तुम ढूंढते, अच्छा जैसे मैंने अभी दिखाया है कि मैंने अगर फोर्स के टर्म्स में कर दूं तो फिर मैं एक पूरी ही इक्वेशन वहां पे दूसरी जगह सब्स्टिट्यूट कर सकूं, या फिर तुम कोई भी एक वेरिएबल को सब्जेक्ट बना के सब्स्टिट्यूशन उसमें इस्तेमाल कर लो। So you have do two things you can do. हम comparison questions कोर्स में बहुत सारे करेंगे, जब पेपर 1 कर रहे होंगे ना, तो you will see about 3 to 4 questions in every paper 1 of this. और ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की बात है, these are very very important. एक ये कंपैरिजन वाले सवाल और एक प्रोपोर्शंस वाले सवाल जो हम थोड़ा सा आज देखेंगे डूइंग ग्राफ्स। एनी प्रॉब्लम्स विद दिस क्वेश्चन? सबको समझ में आया? Okay, so moving on, let's do this last question and then your deformation in solids. Two springs with same material have same springs constant. No, Alma, मैंने ये पहले भी बताया था, for two springs to be made of the same material and have the same springs constant, उनकी original length और उनका area same होना पड़ेगा, ठीक है। मतलब उसके ऊपर ओरिजिनल लेंथ तो एरिया को भी जब सेम करोगे तब स्प्रिंग्स कांस्टेंट सेम होगा, ठीक है, वरना स्प्रिंग्स कांस्टेंट सेम नहीं होगा। सेम मटेरियल का मतलब सेम यंग मॉड्यूलस, दैट्स इट, उसके आगे वाली कोई बात आपको नहीं पता, ठीक है। तो यू कैन नॉट डू दी स्प्रिंग्स कांस्टेंट वाली अप्रोच इन दैट सवाल। अच्छा, the variation at extension x of the force applied to a spring is shown in figure 4.1. force extension graph दिया हुआ है for some spring, ठीक है जी। स्प्रिंग है, पता नहीं स्ट्रिंग है, स्प्रिंग लिखा हुआ है, ओके। द स्प्रिंग हैज एन अनस्ट्रेच्ड लेंथ ऑफ 0.8080 meters and is suspended vertically from a fixed point as shown in figure 4.2.
ठीक है जी। तो 4.2 में आपको दिखाया हुआ है, ये इस तरह से हैंग कर रहा है वर्टिकली। A block is attached to the lower end of the spring. The block hangs in equilibrium at position X when the length of the spring is 0.095 meters as shown in figure 4.3. ठीक है, so you have hung some block, ठीक है जी, जिसने इस वायर को एक्सटेंड कर दिया और 0.095 मीटर्स कर दिया, ठीक है जी। The block is then pulled vertically downwards and is held at position Y so that the length of the spring is 0.120 meters. अब ब्लॉक समेत फोर्स लगा के इसको नीचे खींच लिया ब्लॉक को, ताकि और भी एक्सटेंशन बन जाए इसमें, और भी इसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाए। और फिर क्या किया है इन्होंने ब्लॉक को एकदम से छोड़ दिया। तो हमने जैसे स्प्रिंग को खींचते हैं और छोड़ते हैं तो स्प्रिंग उड़ता हुआ जाता है, ठीक है। तो होगा ये, जब इसको छोड़ोगे तो ये ब्लॉक ऊपर शूट करेगा एंड देन ये जो है वो ऊपर नीचे होता रहेगा, राइट। जैसे ही छोड़ोगे ऊपर क्या, फिर ऊपर नीचे, ठीक है। सो दिस इज व्हाट्स गोइंग टू बी हैपनिंग। अच्छा, अब आ जाते हैं इस पे, यूज फिगर 4.1 टू डिटरमिन द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग। तो यूजिंग फिगर 4.1 हाउ कैन आई डिटरमिन द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग। फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ का क्या जो था वो स्प्रिंग कांस्टेंट था, फोर्स अपॉन एक्सटेंशन, यानी यू नीड टू टेक अ रेशियो एट एनी पॉइंट, ठीक है। ग्रेडियंट नहीं ले लीजिएगा, लेकिन ग्रेडियंट ले भी लेते हैं तो वो भी रेशियो ही निकलेगा, बट स्टिल गो विद द रेशियो वाली अप्रोच ही। तो फोर्स को डिवाइड कर दो, किसी भी फोर्स को उठा के किसी भी एक्सटेंशन से डिवाइड कर दो, यानी मतलब उसकी फोर्स और उसकी एक्सटेंशन जो भी आ रही है। अगर आप 3 को लेके भी कर सकते थे, 2 को भी लेके भी कर सकते हो, 0.1 को भी लेके कर सकते हो। मैं 4 वाला इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मेरे पास ये दोनों वैल्यूज मुझे सीधा यहाँ से मिल रही है, मुझे पढ़ना नहीं पड़ेगा ग्राफ को, ठीक है जी। सो हमारे पास क्या आ गया, K is force upon delta L. Now force क्या थी, फोर्स थी आपकी 4 न्यूटन और डेल्टा L था आपका 0.050 मीटर्स, ठीक है जी। तो व्हाट्स द स्प्रिंग्स कांस्टेंट कमिंग आउट टू बी, should be something like 800 या 80 समथिंग, 80, ठीक है जी। कमिंग आउट टू बी 80 न्यूटन पर मीटर। अच्छा, फिर आ जाते हैं, यूज फिगर 4.1 टू शो दैट द डिक्रीज इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग इज 0.055 जूल्स व्हेन द ब्लॉक मूव्स फ्रॉम पोजीशन y टू पोजीशन x। अच्छा जी, नाउ पोजीशन y से ये जाता है कहां पे, ये जाता है पोजीशन x पे, ठीक है जी। पोजीशन y से पोजीशन x पे गया है, यानी 0.1, अच्छा ओरिजिनल लेंथ ये थी, ठीक है जी। अब भी कह रहे हैं यूज फिगर 4.1 टू डिटरमिन दैट। अच्छा, फोर्स फिगर 4.1 में अगर एनर्जी निकालनी है तो हमें क्या लेना पड़ेगा, हमें एरिया ग्राफ लेना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, बट सबसे पहले तो ये समझो कि यहाँ पे दी नहीं है एक्सटेंशंस, ठीक है, चेंज इन लेंथ्स दी नहीं है, तो यू विल हैव टू कन्वर्ट दीज वैल्यूज इनटू चेंज इन लेंथ्स, ठीक है। वो कैसे होगा, वो ऐसे होगा कि इसमें से आप क्या कर दोगे, आप इसकी ओरिजिनल लेंथ सब्ट्रैक्ट कर दोगे। So when you do subtract original length, 0.095 minus 0.080, that becomes 0.015 meters. That is your delta L over here. और इधर जो है वो क्या बन जाएगा, 0.120 minus 0.080, डिवाइड का साइन लग गया गलती से, Oops. ये क्या आ रहा है, 0.04 आ रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे जो डेल्टा L आ रहा है वो आ रहा है 0.04, सॉरी, ठीक है जी। सही किया है मैंने, आई जस्ट वांट टू मेक श्योर, मतलब गलती हो गई एक भी फिर मसला बनेगा, ठीक है। तो 0.015 एंड 0.040 इधर आ रहा है। अच्छा, स्क्रीन लैग कर रही है, सबके लिए लैग कर रही है, आई डोंट थिंक, आज तो कुछ भी ऐसा नहीं है, आज आई एम रनिंग वेरी लो ऑन एवरीथिंग। अच्छा, सो 0.015 से लेके you want to be going to a 0.040, ठीक है। और आपको इन दोनों के बीच में क्या निकालना पड़ेगा, एरिया अंडर द ग्राफ निकालना पड़ेगा, टू शो दैट द एनर्जी जो आपने लूज करी है 0.0120 से वापस 0.095 पे आने के लिए, वो कितनी लूज कर है, ठीक है। सो विल यू बी यूजिंग द एरिया अंडर द ग्राफ। जरूर डायग्राम में ये कचरे बना के आ जाया करें, करके आ जाया करें। वो क्यों, वो इसलिए ताकि एग्जामिनर को पता रहे कि आपने एरिया अंडर द ग्राफ वाला कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया। अच्छा, आकिब सेज हाफ के ई स्क्वायर यूज कर सकते, आकिब हाफ के ई स्क्वायर जब यूज करोगे, ठीक है, तो एक्सटेंशन क्या डालोगे, ठीक है, तुम्हें लेना पड़ेगा, तो तुम्हें हाफ के ई स्क्वायर फाइनल माइनस हाफ के ई स्क्वायर इनिशियल लेना पड़ेगा। Why did we use delta L? अब्दुल्ला, डेल्टा एल इसलिए क्योंकि ग्राफ में डेल्टा एल की वैल्यूज है, ठीक है।
लेंथ, ओरिजिनल लेंथ कैसे मैं इधर देखता कौन सी मुझे एरिया ग्राफ लेना है, किन पॉइंट्स के बीच में एरिया ग्राफ लेना है, वो इसलिए लिया है, ठीक है, बिकॉज आई नीडेड दी ये वाली ओरिजिनल लेंथ, ये डेल्टा एल्स कितने आ रहे हैं, ठीक है। आखिर तो तुम्हें इस तरह करना पड़ेगा, तुम्हें जो है अगर तुम्हें हाफ के ई स्क्वायर वाई लेनी तो तुम्हें हाफ के ई स्क्वायर फाइनल माइनस हाफ के ई स्क्वायर इनिशियल करना पड़ता ताकि तुम्हारे पास चेंज आता। दूसरी बात ये उन्होंने बोला है यूज फिगर 4.1, ठीक है, तो उनको दिखाओ तुम फिगर 4.1 इस्तेमाल करो क्योंकि उसका एक मार्क ये होगा, जब उन्होंने बोला है तो वही इस्तेमाल करो, डोंट यूज एनीथिंग एल्स इवन इफ इट्स वैलिड, ठीक है। एक्चुअली सो हम ये मिटा लेते हैं, और मैं हमेशा ही सजेस्ट करूंगा कि ग्राफ दिया हुआ हो हमेशा ग्राफ की मदद लो, क्योंकि इफ यू ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट और कहो नहीं मैं फॉर्मूला से डायरेक्ट ऐसे ही कर लूंगा, देयर इज अ बिग चांस यू मेक अ मिस्टेक, ठीक है। इट्स नॉट ओवर स्मार्टिंग लेकिन इट्स लाइक हो जाती है मिस्टेक, ठीक। ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ्स आर वे मोर इजियर टू अंडरस्टैंड एंड यूज, ठीक है, यूज ग्राफ्स, ग्राफ्स का मकसद ही होता है इस्तेमाल करने की, तो ग्राफ्स को इस्तेमाल करो, ठीक है। सो दिस इज अगेन अ ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम का फॉर्मूला कैसे निकलेगा, हम ट्रेपीजियम का एरिया का फॉर्मूला था हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। सो सम ऑफ पैरेलल साइड्स का सम क्या आ रहा है, ये आ रही है 1.2, ठीक है जी, और ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है 3.2, ठीक है जी। सो हाफ इंटू 1.2 प्लस 3.2 एंड आपकी जो हाइट आ रही है, हाइट आपकी आ रही है 0. इतनी, राइट, दिस इज द थिंग, सो इट्स बेसिकली 0.040 माइनस 0.015, ठीक है जी। सो 0.025, थैंक यू, तो 0.025, इसका आंसर क्या आ रहा है हमारे पास 0.055, ठीक है, और उन्होंने जो बोला था वही हमारे पास आया है 0.055 जूल्स, ठीक है जी, और शोन लिख के आ जाए या प्रूफ लिख के आ जाए, हमने दिखा दिया। अच्छा, द ब्लॉक हैज अ मास ऑफ दिस मच, कैलकुलेट द इंक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ब्लॉक फॉर इट्स मूवमेंट फ्रॉम पोजीशन y टू पोजीशन x, ठीक है जी। सो पोजीशन y से पोजीशन x तक जाने में इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी इंक्रीज हुई, वो इतनी इंक्रीज हुई होगी जितना ये डेल्टा एच आया, राइट। सो वील जस्ट यूज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, वो क्या था, वो था GPE विल इक्वल्स टू mg डेल्टा h। m क्या है, m इज अ 0.122, g क्या है, g इज अ 9.81, और h क्या है, डेल्टा h आपका क्या था, इन दोनों लेंग्थ को सब्ट्रैक्ट करोगे तो यही आएगी जो आपने ये ऊपर इस्तेमाल किया 0.025, ठीक है। सो 0.025 क्या आ रहा है हमारे पास आंसर 0.0299, ठीक है, थैंक यू। तो 0.0299, लेट्स कोट दिस टू, अच्छा ये तो 3 सिग्निफिकेंट दिया हुआ है, ठीक है, और 3 सिग्निफिकेंट दिया हुआ है, लेकिन हमें ये जो हमने डिफरेंस निकाला है ये कहां तक निकाला है, 120, 0.120 और 0.095, सो ये भी आएगा 3 सिग्निफिकेंट तक ही आएगा, ठीक है। सो इसको हमें 3 सिग्निफिकेंट तक देना पड़ेगा, 0.0299, चलो यही लिख के आते हैं, 3 सिग्निफिकेंट तो यही सही होगा, राइट। सो दिस इज, नहीं सॉरी, डेसिमल पॉइंट के बाद जो 0 आता है, नहीं ये तो यही होगा, तो 0.0, हाँ, सो डेसिमल पॉइंट के बाद जो 0 आता है दैट इज सिग्निफिकेंट, सो देन 3 सिग्निफिकेंट इज 0.030, ऐसे होगा, right, actually. Now use the decrease in elastic potential energy stated in B and your answer in C to determine for the block as it moves through position X its kinetic energy and its speed। अच्छा देखो हुआ क्या है, हुआ ये है कि you had this block, ठीक है जी, हैंगिंग इन इक्विलिब्रियम यानी रेस्ट में था इधर, ठीक है, आपने इसको जबरदस्ती नीचे खींच के और फिर ऊपर की तरफ शूट कर दिया, ठीक है। तो जो आपने इसको नीचे की तरफ खींचा, यू गेव इट इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, जब इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी दी तो आपने फिर इसको छोड़ा, ठीक है जी। तो जब आपके इसके पास जो थी वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी थी, तब आपने उसको छोड़ा, तो क्या हुआ, जब आपने इसको छोड़ा तो उसमें से कुछ एनर्जी इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में बनी, और ऑब्वियसली ये ऊपर आते हुए जब ये जो था वो एक्सटेंडेड था, ठीक है जी, और आपने फिर इसको छोड़ा तो ये ऊपर आते हुए जब इस पॉइंट तक आया होगा वापस, तो इसमें अभी भी कोई ना कोई वेलोसिटी होगी, राइट। वी अंडरस्टैंड दैट ये ऊपर जो शूट अप कर रहा है उसके अंदर भी वेलोसिटी है,
जब भी देखो अगर वेलोसिटी नहीं होती, अगर काइनेटिक एनर्जी नहीं होती, तो ये चीज और ये चीज बराबर आनी चाहिए थी, क्योंकि जितना इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी लूज होगी उतनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी गेन होनी चाहिए थी। लेकिन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जितनी लूज हुई है उतना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में गेन नहीं आया है। ठीक है जी। सो इसका मतलब है इन दोनों में से जो चीज बची हुई है वो अब क्या है, वो सब ये काइनेटिक एनर्जी है जो इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है। सो बेसिकली समझो इस बात को कि आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि एनर्जी इनपुट विल इक्वल्स टू एनर्जी आउटपुट, और इधर देखोगे एनर्जी इनपुट क्या था, सिर्फ नीचे वाले पॉइंट पे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी थी। तो आपने जो सारी इनपुट करी है दैट वाज द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। आपका जो आउटपुट निकला है, आउटपुट आपको दो फॉर्म्स ऑफ एनर्जी मिली है, एक हाइट में इंक्रीज हुआ और एक उसने जो है वो किसी वेलोसिटी से इस पॉइंट पे ऊपर जा रहा है। ठीक है। सो देयर मस्ट बी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस सम काइनेटिक एनर्जी। ठीक है जी। सो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी थी 0.055, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0.030 थी। ठीक है जी। और काइनेटिक एनर्जी आपकी आ जाएगी यहां से, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके 0.025 जूल्स आपकी काइनेटिक एनर्जी आ रही होगी। ठीक है जी। जब ये आ गई है और आपको अब काइनेटिक स्पीड निकालनी है, सो यू नो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ mv², एंड देन काइनेटिक एनर्जी 0.025, हाफ मास क्या है इसका, मास इसका था 0.122, 0.122, एंड देन यू यूज v² ओवर हियर। ये कैलकुलेट कर लोगे तो वेलोसिटी की वैल्यू भी आ जाएगी, एंड दैट इज कमिंग आउट टू बी आ 0.64 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है। सो दिस वाज द कंप्लीट सवाल। ठीक है, मीटिंग एंड ऑल दिस मैंने जल्दी से कर लिया। कम बैक अगेन। ठीक है। जस्ट लेट मी नो कि कोई प्रॉब्लम ना हो, और कुछ अगर बात करनी है तो पूछ लो। बट ये हमारा दिस इज डिफॉर्मेशन सॉलिड्स कंप्लीट डन।